Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon. नमस्कार. यस, जय बजरंगबली. राधे राधे. कितनों ने होमवर्क किया है पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि मेरे पास केवल एक ने बताया अब तक. कितनों ने होमवर्क किया है, प्लीज लेट मी नो. How many of you have done the homework? यस. नहीं किया. मुझसे झूठ बोल के होगा भी क्या? नहीं, जैसे सच्ची बता दो. क्या नहीं किया मैम? चलिए. यस, किया है. नहीं किया है. आई गिव यू. यस. कितनों ने किया है और कितनों ने नहीं किया है? बहुत कम बच्चों ने किया है, मुझे वो तो पता है, क्योंकि जिसने किया होता है वो टैग जरूर करता है या भेजता जरूर फोटो की मैडम ये. और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आज आप लोगों से शेयर कर दिया है, ठीक है ना? उसे ज्वाइन कर लीजिएगा. अब हम उसमें एक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, जिसने नहीं किया है हम आज करेंगे कवर. सो जस्ट डोंट वरी, है ना? मैडम भूल ही गए थे, ये सबसे बढ़िया बात थी कि मैडम हम तो भूल ही गए. होमवर्क भी करना था क्या? आदत नहीं रही ना होमवर्क करने की. स्कूल में दे देते थे टीचर्स, कर लेते थे डर के मारे. यहाँ वैसा कुछ रहा नहीं मैडम. छोड़ो, क्या बातें कर रही हो आप भी. नहीं करेंगे भाई, ऐसी क्या बात है. तो आज क्लास में बेटा हम बात करेंगे मानव में सामान्य रोग. कल हमने थोड़ा बहुत इसका हिंट दिया था कि आपको किस तरीके से पेज को 5 हाफ में डिवाइड करना है, और एक तरफ लिखना है रोग का नाम, फिर आपको लिखना है रोगजनक का नाम, फिर आपको लिखना है कि किस अंग को प्रभावित करता है, फिर आपको लिखना है कि किस तरीके से ये संक्रमित होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संक्रमण का प्रकार क्या है इसका, एंड लास्ट में आपको इनके रोगों के लक्षण लिखने हैं. ठीक है, बताया था. उठ के बैठो, इस पे लेट के दूध पीते हैं. सिट हियर. चलिए, तो बढ़ते हैं आगे. सामान्य रोग, उम्मीद करती हूं कि आपने वो कॉलम बनाया होगा. नहीं बनाया तो हम बना लेते हैं, चलो कोई बात नहीं. चलिए भाई, सबसे पहले रोग का नाम. ठीक है, फिर रोगजनक का नाम, इसके बाद अंग जिसको ये प्रभावित करता है, ऑर्गन अफेक्टेड, फिर संक्रमण के प्रकार, किस तरीके से ये संक्रमित होता है, एंड लास्ट में आपको लिखना है इसके लक्षण. ठीक है, तो सबसे पहला जो है बेटा वो है आपका टाइफाइड. चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोग का नाम, फिर हम लिखेंगे रोगजनक का नाम, फिर हम बात करेंगे बेटा अंग जिसको ये प्रभावित करता है, ऑर्गन अफेक्टेड, फिर हम लिखेंगे संक्रमण का प्रकार, किस तरीके से संक्रमित होता है, या संक्रमण का तरीका, किस तरीके से संक्रमित होता है. लास्ट में हम बात करेंगे लक्षण की. ठीक है, इसी तरीके से बोला था. खुश रहो भैया, खुश रहिए. वालेकुम अस्सलाम बेटा. सबसे पहले बेटा हम जो रोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका टाइफाइड. टाइफाइड या टाइफाइड एक ही बात है, ई कर दो या कर दो. टाइफाइड किससे होता है बेटा? रोगजनक का नाम है अपना साल्मोनेला टाइफी. साल्मोनेला. मैं चैट को यहां पर कर रही हूं बेटा बंद, ताकि यहां पर ज्यादा आप लोग फोकस कर सके. ठीक है,
साल्मोनेला टाइफी बेटा एक जीवाणु है, तो ये जीवाणु जनित रोग हुआ साल्मोनेला टाइफी। अंग बेटा ये कौन सा प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है आपका छोटी आंत, ठीक है, ये प्रभावित करता है आपका छोटी आंत मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन। 1 मिनट है ना। हेलो, अरे यार आंटी, तो अंग जो प्रभावित होता है बेटा इसमें छोटी आंत मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करता है साल्मोनेला टाइफी। और किस तरीके से बेटा ये फैलता है, तो ये आपके संदूषित भोजन और पानी से, कंटामिनेटेड पानी, जल लिखेंगे है ना, जल लीजिए, संदूषित जल व भोजन से, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है। लक्षण लिखना शुरू करें बेटा, तो मैं यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी यहाँ पर छापूंगी क्योंकि एडिशनल यहाँ पे पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। जहां मुझे बताना होगा चिकनगुनिया डेंगू वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लक्षण में, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर लगातार हाई ग्रेड फीवर रहता है 39-40 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। कब्ज की शिकायत होती है, पेट में दर्द रहता है, ठीक है। और एक्सट्रीम केस में यहाँ पर जो ये है सैल्मोनेला टाइफी, ये आपकी छोटी आंत को परफोरेट कर सकते हैं, ठीक है, अंदर उसमें छेद कर सकते हैं, बाद में यहाँ पे लूज मोशन हो सकता है और बुखार रहेगा, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये सब इसके लक्षण हो गए। एक्सट्रीम केस में बेटा इसमें मौत भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा आपका जो, आ जाओ इसके लक्षण देख लेते हैं। तो हमने एग्जैक्टली एनसीईआरटी यहाँ पर छापनी है, कुछ भी एडिशनल नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने कहा था होमवर्क में कर लेना, लेकिन तुम लोग तो ना मैडम कैसे। तो सैल्मोनेला टाइफी बेटा एक रोगजनक जीवाणु है, ठीक है, जिससे टाइफाइड नाम का रोग होता है। यह रोगजनक आमतौर संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत को प्रभावित करता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया और ऑर्गन अफेक्टेड हो गया आपकी छोटी आंत, ठीक है। वहां से बेटा ये रक्त के द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। लक्षण लगातार उच्च ज्वर रहेगा, कमजोरी रहेगी, आमाशय यानी कि पेट में दर्द रहेगा, कब्ज, सिर दर्द और भूख नहीं लगना। गंभीर मामलों में बेटा आंत में छेद हो सकते हैं और मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एज इट इज बेटा आप लोग लक्षण लिख लीजिएगा जल्दी से, जो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखे हैं। लगातार उच्च ज्वर, ठीक है, कब्ज की शिकायत, पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, कमजोरी होना, ठीक है, ये लक्षण इसके लिख लीजिएगा साथ ही साथ। तो सबसे पहले होगा क्या, लगातार उच्च ज्वर यानी कि हाई फीवर, ठीक है, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का। दूसरा बेटा यहां पर पेट दर्द, आमाशय में पीड़ा है, पेट दर्द, ठीक है। इसके अलावा कमजोरी रहेगी, ठीक है, कब्ज की शिकायत होगी, कब्ज मतलब पॉटी नहीं आना, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। इसके अलावा भूख नहीं लगना, ठीक है, और एक्सट्रीम केसेस में, एक्सट्रीम को क्या, गंभीर रूप में या गंभीर रूप में आंत में छेद व मृत्यु भी हो सकती है।
ठीक है। अब यहीं पर बेटा एनसीईआरटी ने लिखा है तो आप स्टार बना के लिखिएगा कि यहां पर हम विडाल परीक्षण कराते हैं। ठीक है, विडाल परीक्षण करवाते हैं बेटा, विडाल टेस्ट करवाया जाता है टाइफाइड कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, इस विडाल से पता लगता है टाइफाइड है या नहीं है। ठीक है, जब भी बुखार आता है लगातार तो उसमें 2-3 ही संभावनाएं होती है, या तो टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है। ठीक है, हड्डियां बहुत ज्यादा टूट रही हैं, चिकनगुनिया भी हो सकता है। तो नॉर्मली बुखार में फीवर पैनल टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका डेंगू मलेरिया इसका पता लगता है, और विडाल अलग से लगाया जाता है आपके टाइफाइड के लिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया था कि वो टाइफाइड मैरी थी, अपनी मैरी मेलोन आंटी, उन्होंने खूब फैलाया इसको, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, इसकी पुष्टि के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। आयुर्विज्ञान में एक चिर प्रतिष्ठित मामला है जिसमें मैरी मेलोन नाम की आंटी है, जिनको बाद में टाइफाइड मैरी का नाम दिया गया। ये पेशे से एक शेफ थी, रसोइया थी, जो कि खाना बना करके बच्चों में टिफिन सेंटर्स चलाती थी। ठीक है, जिन्होंने वर्षों तक टाइफाइड के वाहक के यानी कि कैरियर के रूप में काम किया। इनको खुद को टाइफाइड था, ये टाइफाइड के बैक्टीरिया को कैरी किए हुए थी, और इन्होंने जब खाना बना करके भेजा, सारा का सारा वो कंटामिनेटेड वाटर था, कंटामिनेटेड पानी था, कंटामिनेटेड पानी की वजह से खाना भी दूषित हो गया, और वही खाना इन्होंने हर जगह बांटा टिफिन के द्वारा, जिसके चलते कई बच्चे बीमार हुए, कई लोग बीमार हुए। ठीक है, यहां पर खत्म होता है आपका पहला। अब यहीं पर बेटा मैं कुछ और, मेरे पास जगह थोड़ी है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख देती हूँ, क्योंकि इनके आपकी एनसीईआरटी में नाम दिए गए हैं। इसलिए क्या क्या नाम है, एक तो हो गया आपका अतिसार पेचिस, दैट इज डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया। मैं इन तीनों के यहां पर लिख देती हूँ। एक है आपका डिसेंट्री, ये हो गया टाइफाइड है ना। दूसरा है आपका, क्या बोलते हैं इसको, डिसेंट्री ना, डिसेंट्री या अतिसार पेचिश, अतिसार पेचिश। इसका बेटा जो रोगजनक होता है वो है आपका डिसेंट्री का, इसको हम शिजेलोसिस भी बोलते हैं। शिजेला नाम का, शिजेला, शिजेला, और इसको बेटा हम शिजेलोसिस भी कहते हैं, है ना, डिसेंट्री को ही शिजेलोसिस कहते हैं। ठीक है, इसको हम शिजेलोसिस भी कहते हैं। ये जल्दी से लिख लो, ये एडिशनल है। तो शिजेला भी आपका एक बैक्टीरिया है। जल्दी से लिख लो बेटा, इसलिए हम इसको शिजेलोसिस भी कहते हैं। जिस किसी ने नोट्स कंप्लीट कर लिए, अच्छा मैंने ये हटा दिया है क्या, लिख लो। जिस किसी ने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं वो परेशान मत हो, आप लास्ट में भी इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं। एनसीईआरटी में इनके नाम दिए हुए, कल मैंने आपको बताया था टिटनेस क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से होता है। ठीक है, फिर आपका प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस से होता है आपका, और क्या है, डिप्थीरिया क्लॉस्ट्रीडियम नहीं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। ठीक है, और एक ये नाम दिया अतिसार पेचिस, जिसको हम डिसेंट्री या शिजेलोसिस कहते हैं, और ये एक शिजेला नाम के जीवाणु से होता है। ठीक है, तो ये आपके सारे जीवाणु हो गए। इतना बड़ा मच्छर मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से पेज को डिवाइड करेंगे। आपसे मैंने कल ही कहा था कि पेज को एक ही बार में बेटा दोनों साइड के पेजेस मिलाकर के डिवाइड कर लीजिएगा। रोग का नाम, फिर रोगजनक का नाम, अंग कौन सा प्रभावित होता है, इसके बाद फिर आपका आएगा अंग प्रभावित होने के बाद आएगा आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फैलता कैसे, एंड लास्ट इज आपके लक्षण। ठीक है, तो तीसरा भी बेटा मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डिसेंट्री के बाद तीसरा नाम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, क्या दिया, प्लेग। ठीक है, प्लेग जिस जीवाणु से होता है उसको हम बोलते हैं यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस।
तीसरा है, चौथा है आपका, कौन सा नाम दिया है, डिप्थीरिया, टिटनेस भी लिखाई दूंगी मैं, प्लेग, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है आपका कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से, डिप्थीरिया। इसका जीवाणु है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, अगला जो है आपके एनसीईआरटी में वो है आपका, क्या है आपका, निमोनिया। निमोनिया निमोनिया का जो रोगजनक है बेटा वो 2 तरीके के जीवाणु हैं। एक्चुअली निमोनिया के जो रोगजनक है वो 28 तरीके के जीवाणु हैं। कितने? 28 तरीके के। ठीक है, बात करते हैं इस पे। यहाँ पे हम 2 नाम लिख देते हैं। एक हो गया आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, निमोनिया में बेटा अगला क्या है, अंग कौन सा प्रभावित होता है बेटा? तो यहां पर अंग प्रभावित होता है आपके फेफड़े व कूपिका। लंग्स एंड एल्वियोलाई इसमें अफेक्ट होते हैं। ठीक है, फैलता कैसे है? तो ये संक्रमित व्यक्ति के छींकने, संक्रमित व्यक्ति के छींक, खांसी के बूंदों द्वारा या उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तु छूने से। ठीक है, चैट ऑन कर रही हूं। तो कल भी मैंने आपको बताया था बेटा, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो निमोनिया है या जो कोरोना था वो एक तरीके का निमोनिया ही था। ठीक है, कोरोना एक तरीके का निमोनिया का विकराल रूप था, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि कोरोना में हमें क्या बोला गया था कि जिसको कोरोना है उसको क्वारंटीन कर दो 14 दिन तक। ठीक है, उसको छुओ मत, उसके आसपास मत जाओ, उसके द्वारा छुई गई चीजों को भी मत छुओ। मतलब अगर किसी को कोरोना है, उसने खांसा, छींका या जो भी किया, उसने अगर वो सीढ़ियां जो उतरने वाली ग्रिल होती है, अगर उसने उसको भी पकड़ा और आप उसको पकड़ लेते हो तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक तरीके से बेटा ये निमोनिया कोरोना ही है, कोरोना निमोनिया का विकराल रूप है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो कोरोना में क्या क्या था? बुखार था, खांसी थी, जुकाम था, सांस लेने में तकलीफ थी। ठीक है, वो सारा कुछ बेटा आपके निमोनिया में होगा, क्योंकि यहां पर आपकी कूपिकाएं प्रभावित होती है। ठीक है, तो लक्षण जल्दी से एनसीईआरटी जो बोलती है हम वही लिखेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी साथ साथ रीड करके चलेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है। इसमें फेफड़े और उसके वायु कोष्ठ एल्वियोलाई संक्रमित होते हैं।
संक्रमण के चलते हुए वायु कोष्ठ में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बुखार, कपकपी, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। गंभीर मामले मतलब अगर निमोनिया बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर गया है तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा, निमोनिया अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर गया है तो आपके जो कूपिकाएं हैं वो भर जाएंगे, मतलब उनमें कोई ना कोई तरल भर जाएगा, उनमें तरल भर जाएगा जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन नहीं भर पाएंगे। ऑक्सीजन नहीं भर पाएंगे तो बेटा वो ऑक्सीजन दे भी नहीं पाएंगे रक्त को। अगर रक्त में ऑक्सीजन की कमी आएगी तो सीधी बात है जो आपकी एक्सट्रीमिटीज है, जो आपकी दूर दराज के जो अंग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो आपकी उंगलियों के शीर्ष हो गए। ठीक है, गंभीर मामलों में ओठ, हाथ की उंगलियों के नाखून, इनका रंग बेटा नीला या ग्रे तक हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण कैसे फैलेगा, तो किसी भी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए ड्रॉपलेट्स मतलब वो छींकेगा, खांसेगा और आप उसके पास खड़े हो, ठीक है, उससे, या जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके बर्तन इस्तेमाल करने से, ठीक है, मानव में होने वाले अन्य जीवाणु जनित रोगी हो गए, आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके लक्षण क्या है बेटा, ज्वर मतलब कि फीवर, ठीक है, ठिठुरन मतलब कपकपी के साथ फीवर, ठीक है, यस, खांसी, ठीक है, इसके अलावा सिर दर्द, ठीक है, जुकाम वगैरह में सिर दर्द होता ही है। होता है क्या यहाँ पर कूपिकाओं में, कूपिका को बेटा हम वायु कोष्ठ बोलते हैं ना, तो कूपिकाओं में तरल भर जाता है और कूपिकाओं में तरल भरने के कारण ही बेटा गंभीर मामलों में कूपिकाओं में तरल भर जाता है। इसको थोड़ा ऐसे लिख देते, रुक जाना, है ना, सही लिखा है, गलत नहीं है कुछ भी उसमें। कूपिकाओं में तरल भरना जिसके कारण अतः ऑक्सीजन आपूर्ति कम होना, है ना, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी रक्त में, जिसके कारण गंभीर मामलों में उंगलियां, नाखून आदि का रंग नीला या धूसर को हम बोलेंगे ग्रे, ठीक है, धूसर होना। ठीक है, अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है या खून की कमी है तो आपको अपने नाखून देख करके पता लग जाता है, आंखें देखकर पता लग जाता है, टंग, जीभ देख करके पता लग जाता है, ठीक है, क्योंकि नाखून में जो नॉर्मली, अभी देखो आपके नाखून का रंग लाल होगा, ठीक है, पिंकिश होगा, ठीक है, नाखून आपके पिंकिश है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो नाखून का रंग पीला सा हो जाता है, ठीक है ना, और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो बेटा हल्का नीला सा हो जाता है। और इसको अगर आपको करके देखना है तो बहुत सिंपल है, एक धागा बांध लो यहाँ पर उंगली में एकदम टाइट करके, और ये सबने किया होगा, है ना, रबर बैंड को एकदम टाइट करके यहाँ पर बांधा होगा या धागे को एकदम टाइट करके उंगलियां बांध लो तो आपकी उंगली का रंग नीला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पर कमी हो जाती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहां पर नहीं पहुंच पाती है। हाँ या नहीं, ये तो सब कर सकते हैं ना, करने को कर सकते हैं। तो आप अपनी उंगली के चारों तरफ एक टाइट करके रबर बैंड बांध लो, रबर बैंड बांधोगे तो यहां पर पूरा सफेद या नीला पड़ जाएगा, ठीक है, और नीला पड़ना मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी के कारण बेटा वहां पे नीला पड़ रहा है, और सेम बेटा निमोनिया में होता है। ठीक है, अब निमोनिया का बेटा मैं बता रही थी कि यहां पर दो जीवाणु के नाम दिए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लेकिन निमोनिया फैलाने वाले भतेरे मतलब बहुत सारे जीवाणु आपके एनवायरमेंट में प्रेजेंट हैं, उनमें से 14 ऐसी स्पीशीज हैं, 14 ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत घातक है, बहुत घातक मतलब बिल्कुल ही जानलेवा हो सकती हैं। तो निमोनिया के मार्केट में वैक्सीन्स लगते हैं बच्चों को, ठीक है, और वो वैक्सीन्स भी डॉक्टर क्लियर बोलता है हम जो वैक्सीन लगा रहे हैं इससे ऐसा नहीं कि निमोनिया नहीं होगा, निमोनिया हो सकता है लेकिन निमोनिया के चलते मौत नहीं होगी, क्योंकि हम जो टीका लगा रहे हैं निमोनिया का वो ऐसा टीका है जो
घातक जो निमोनिया के जीवाणु मार्केट में होता है, एनवायरमेंट में अवेलेबल है, उनके अगेंस्ट बेटा ये आपके शरीर को रेजिस्ट कर देगा। ठीक है, रेजिस्ट मतलब उनके अगेंस्ट ये लड़ने की क्षमता रखेगा। लेकिन अगर आप कहो कि आपको निमोनिया कभी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनके अलावा भी कुछ अन्य निमोनिया के जीवाणु मतलब मैं मार्केट ही क्यों बोल रही बार बार, इस वातावरण में उपस्थित हैं और वो बेटा निमोनिया कॉज कर सकते हैं, लेकिन वो जानलेवा नहीं है। ठीक है ना, इसलिए निमोनिया के जो टीके अवेलेबल हैं मार्केट में वो लगवाने चाहिए। बच्चों को निमोनिया की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि निमोनिया बेटा एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है ना, कोरोना देख लो ना, बड़े बड़े नहीं झेल पाए कोरोना, तो बच्चा कैसे झेल जाएगा निमोनिया है। चलिए जल्दी से लिख लीजिएगा। डन। ये थे बेटा आपके जीवाणु जनित। तो आपकी एनसीईआरटी में जीवाणु जनित 2 रोग दिए गए हैं। सबसे पहला दिया है आपका टाइफाइड, दूसरा दिया गया है आपका निमोनिया। ठीक है, इसके अलावा 3 के नाम दिए गए हैं, प्लेग, डिप्थीरिया और आपका पेचिस, अतिसार पेचिस जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्री। एक और मैं यहां पर बेटा लिखवा देती हूँ नाम जीवाणु जनित में ही। ये क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इसको ही बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, जीवाणु जनित में एक नाम और लिख लो, तुम्हारे पास तो जगह होगी, मेरे पास तो नहीं बची। ठीक है, तो अगला रोग बेटा जीवाणु जनित में एक नाम और लिख लो, 3 2 5 6, और ये है आपका टिटनेस, टिटेनस। ठीक है, टिटनेस। और टिटनेस का जो जीवाणु है बेटा उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, क्लॉस्ट्रीडियम। ये बेटा बहुत खतरनाक रोग है। टिटनेस कैसे होता है ये तो आपको पता है, जो कंटामिनेटेड लोहे की चीजें होती हैं, कंटामिनेटेड मिट्टी। अच्छा, कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है? कंटामिनेटेड का मतलब होता है वो वस्तु जिसमें जीवाणु या उसका कोई भी अंश उपस्थित है जो आपको बीमार कर सकता है। ठीक है ना, तो कंटामिनेटेड लोहा, जैसे आपने सुना होगा ना, अगर कोई लोहे की चाकू से हाथ कट जाए, लोहे के चाकू से, ठीक है, या जंग लगी हुई किसी रॉड से चोट लग जाए, या आप गिरो और मिट्टी विट्टी से आपके अच्छी खासी मतलब घिसट लग जाए, आपके खून आने लग जाए, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि टिटनेस का इंजेक्शन ले लो। ठीक है, एक बार लिया गया टिटनेस का इंजेक्शन 6 महीने तक इफेक्टिव रहता है। ठीक है ना, 6 महीने तक वो काम कर सकता है। अब यहां पर बेटा क्या होता है, जो टिटनेस का, आजकल तो बच्चों में ही वैक्सीन लग जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिनके नहीं लगी है उनको टिटनेस का इंजेक्शन चोट लगने पर लेना चाहिए, क्योंकि जिस जंग लगी हुई चीज से आपको चोट लगी है बेटा, हो सकता है, अच्छा सबको हो, जरूरी नहीं है टिटनेस, लेकिन अगर उस जंग लगी हुई चीज में क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी पाया गया होगा तो बेटा आपको टिटनेस हो सकता है। और अगर टिटनेस हो गया, इंजेक्शन 24 घंटे के अंदर, जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से बचने के लिए जो हम टीका लगाते हैं वो 24 घंटे के अंदर लेना चाहिए, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर नहीं लिया बेटा तो 3 दिन के अंदर तो मौत हो जाती है टिटनेस में, और इतनी गंदी मौत होती है ना, मतलब पूरा आपका ये चोक हो जाता है। ठीक है, चोक, आप सांस ही नहीं ले पाते हो, कुछ खा पी नहीं पाते हो, मौत। ठीक है ना, तो टिटनेस में लगवा लेते हैं, हाँ अच्छी चीज है, लगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके जीवाणु जनित रोग। अब हम बात करेंगे बेटा विषाणु जनित रोग की। ये सारे के सारे क्या थे आपके, ये सारे थे आपके जीवाणु जनित। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी पढ़े बेटा ये आपके थे जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये थे आपके सारे जीवाणु जनित रोग, जिनके हमने नाम भी देख लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस।
ठीक है, ये 6 बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने सबके नाम भी लिखवा दिए हैं और जो एडिशनल मुझे लिखाना था वो भी लिखा दिया। अब हम बात करेंगे बेटा आपकी विषाणु जनित रोगों की, यानी वायरल इन्फेक्शंस की। तो विषाणु जनित रोग में सबसे सामान्य जो रोग है, जो आज की डेट में बहुत फैल रहा है, अभी मौसम ऐसा है, और वो है आपका सामान्य जुकाम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। तो सबसे सामान्य विषाणु जनित जो है वो है बेटा आपका सामान्य जुकाम, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। सामान्य जुकाम बेटा राइनो वायरस से होता है। किससे होता है? राइनो वायरस। अब राइनो वायरस क्या होते हैं भैया, वो भी देख लेते हैं। तो जो राइनो वायरस होते हैं बेटा, ये ऐसे विषाणु होते हैं जो आपके नाक को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इसको हम बेटा राइनाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम राइनाइटिस भी कहते हैं। राइनो मतलब होता है नाक, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो नाक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, नाक में सूजन, मतलब सूजन बोल रही हूं मैं, नाक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है राइनाइटिस में, और जिसके चलते आपको पता है कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आप सबको पता ही है, नाक बहना, ठीक है, नेजल कंजेशन होना, मतलब ऐसा लगता है जाम हो गई है नाक। ठीक है, इसके अलावा नाक जाम होगी तो सर दर्द होगा। ठीक है, बुखार भी आ सकता है। लेकिन यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है, एमटीजी करेंगे उसमें भी क्वेश्चन मिलेगा कि सामान्य जुकाम और निमोनिया में क्या अंतर है। तो सामान्य जुकाम जो होता है बेटा, वो केवल आपके बाहरी श्वसन मार्ग को अफेक्ट करता है। ठीक है, या यूं कह लो कि ये आपके ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है। ऊपरी श्वसन पथ में क्या आ गया? आपका बाह्य नासा छिद्र, आपका नासा कक्ष, आपका आंतरिक नासा छिद्र। लेकिन जो बेटा निमोनिया होता है वो आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को अफेक्ट करता है। ठीक है ना, रेफरीज नहीं, रेबीज होता है, रेबीज वायरस से होता है। तो कौन सा बेटा इसमें अंग प्रभावित होता है? तो ये आपके ऊपरी श्वसन मार्ग, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आ जाता है बेटा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है आपका नासा कक्ष, नासा द्वार, ये सब। ठीक है, फैलता कैसे जुकाम? तो ये भी बेटा सेम चीज, जो संक्रमित व्यक्ति है उसका सामान छूने से, उसके छींकने से, अगर आप उसके पास हो तो वायरस ऐसे भी फैलेगा। ठीक है, और लक्षण बेटा मैंने आपको बता ही दिए, नाक बहेगी, है ना, रनिंग नोज जिसको हम बोल देंगे। इसके अलावा सर दर्द रहेगा, नेजल कंजेशन रहेगा, बुखार आ सकता है, ये इसके कुछ लक्षण है। चलिए एनसीईआरटी क्या बोलती है वो देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत से विषाणु भी मानव में रोग के कारक हो सकते हैं। विषाणु का ऐसा ही एक समूह है नासा विषाणु, राइनो वायरस का। ये ऐसे वायरसेस हैं, इसके अंदर कई सारे वायरसेस आ जाते हैं जो सीधा आपकी नोज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, व्हाट आई विल गिव यू, इनको हम राइनो वायरस कहते हैं। ठीक है, जो मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग है, और वो है बेटा सामान्य जुकाम, आए दिन होता ही रहता है। ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं करते। निमोनिया फेफड़ों को करता है। ठीक है, सामान्य जुकाम के भी लक्षण क्या है बेटा? तो नासीय संकुलता, जिसको हम बोलते हैं नेजल कंजेशन, आवाज कंठदा, रुद्र स्वर रुक्षता, मतलब फटी हुई आवाज, खांसी, सिर दर्द, थकावट, ये बेटा इसके सिम्टम्स है। और अगर आप दवाई लेते हो तो ठीक है, कोई दवाई नहीं लोगे तो भी 3 से 7 दिन में जुकाम ठीक होता है। दवाई लोगे तो भी 3-4 दिन लगी जाएंगे, नहीं दवाई लोगे तो भी बेटा ये 3 से 7 दिन में खुद से ठीक हो जाता है। ठीक है, अब फैलता कैसे? तो जैसे मैंने आपको बताया, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके छींकने से, उसके खांसी से निकले जो भी ड्रॉपलेट्स है उनसे, ठीक है, या उसके द्वारा छुई गई चीजों को अगर आप छुओगे तो उससे भी बेटा ये आपको हो सकता है। ठीक है, तो वही सारा जो मैंने आपको बताया ये सब आपको पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहां पर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे फैलेगा? वही निमोनिया की तरह ही है, सेम। ठीक है, तो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा छींकने, खांसने,
I'll give you, wait. छींकने खांसने के दौरान निकले बूंदों से इसके अलावा बेटा उनकी या उनके द्वारा छुई हुई वस्तु छूने से। ठीक है, लक्षण क्या होंगे इसके बेटा? तो नाक से स्राव, ठीक है, मतलब रनिंग नोज इसको हम बोल देते हैं, नाक से पानी आना, रनिंग नोज। इसके अलावा बेटा नासीय संकुलता, ओ माय गॉड, वेट, नासी संकुलता दैट इज नेजल कंजेशन, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है ना, नेजल कंजेशन में ऐसा लगता है नाक ब्लॉक हो गई है। ठीक है, तो नासा संकुलता जिसको हम बोलेंगे नेजल कंजेशन। ठीक है, नेजल कंजेशन रहेगा तो सर में भी दर्द रहेगा। ठीक है, सिर दर्द, हेडेक, थोड़ा बहुत इसमें बुखार आ सकता है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ही मैं लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा मुझे फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, कंठदाह, ठीक है, फटी हुई आवाज हो सकती है। कंठदाह मतलब गले में दर्द हो सकता है। कंठदाह मतलब गो आउटसाइड, टेक योर बुक्स एंड स्टडी। कंठदाह मतलब गले में दर्द हो सकता है। ठीक है, फिर फटी आवाज हो सकती है, फटी हुई आवाज। ठीक है, इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? थकावट रहेगी। ठीक है, और आदि, थकावट आदि। ठीक है, और इसके जो लक्षण होते हैं सामान्यतः 3 से 7 दिन तक रहते हैं। ठीक है, और खुद से ये ठीक हो जाते हैं। डन? यस मैम, टेस्ट सिलेबस बता दो। कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन 29 तारीख को है ना? 29 तारीख को है ना टेस्ट? अगले संडे कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन आएगा। वासु की बहुत आवाज आ रही है। वासु तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। डन? लास्ट चैप्टर का वीडियो नहीं डला है आज? क्यों नहीं डला पता नहीं। क्लास तो मेरी आखिरी होती है ना, मैं बोल दूंगी, डल जाएगा, डोंट वरी। कंठदाह मतलब कंठ में दर्द, गले में दर्द रहता है ना। जुकाम होता है तो गले में दर्द नहीं रहता है। हाँ, लिखा तो है मैंने, कंठदाह, गले में दर्द रहना। ठीक है ना? हाँ मैम, नोट्स बनाए हैं तो फिर से नोट करें क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल ना करें। नोट्स बनाए थे, सब कुछ लिखा ही होगा ना, क्या जरूरत है दोबारा से लिखने की? गो फ्रॉम हियर। डन? ये जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़े। डन? चले, ये हो गया आपका विषाणु जनित। इसके बाद अगला जो एनसीईआरटी ने रोग मेंशन किया है वो किया है प्रोटोजोआ जनित। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ वाला, क्योंकि इसकी मुझे साइकिल वगैरह सब बतानी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे बेटा आपका प्रोटोजोआ में अमीबिया भी आ जाएगा, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। गोल क्रमी से पढ़ लेते हैं। एस्केरियासिस और आपका एलिफेंटाइसिस, जिसको हम फाइलेरियासिस बोलेंगे। ठीक है, एस्केरियासिस, और हेडिंग डालेंगे हम कृमि जनित जो रोग होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है ना? एक मिनट, नेक्स्ट हो गया बेटा आपका कृमि जनित रोग। जिन्होंने नोट किया उनको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपने नोट कर तो लिया। मैं एनसीईआरटी तो लिखा रही हूँ, एडिशनल तो मैंने कुछ लिखा है नहीं, सिर्फ वो 3-4 रोग के एडिशनल नाम लिखा है, वो आप लास्ट में ऐड कर लीजिएगा। ये जीवाणु जनित है।
चलिए, अगला है बेटा आपका कृमि जनित। अगले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कृमि जनित रोग, या कृमि जनित मतलब कि हेलमिंथिक डिसऑर्डर्स। तो कृमि जनित में सबसे पहला आ जाएगा बेटा आपका एस्केरियासिस। ये हो गया नंबर के हिसाब से 8th, ठीक है। और इसमें आएगा एस्केरियता, एस्केरियासिस, ठीक है। एस्केरियासिस होता किससे बेटा? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, लुम्ब्रिकॉइड, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है। किस अंग को प्रभावित करता है बेटा? तो ये भी आपकी, हेलो मैम कौन है ये? अभिषेक कुमार। भाई तुम पहले ब्लॉक हो जाओ, इतना स्पैम करने के लिए थोड़ा ना रख सकते तुम्हें। यस, ये बेटा कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आपकी छोटी आंत को। ये भी किसको प्रभावित करता है? आपकी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। इसके अलावा बेटा फैलता कैसे है? तो ये भी आपके संदूषित जल और भोजन से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। अब इसके भी जल्दी से भैया लक्षण देख लो। तो एस्केरियासिस कहाँ चला गया अपना? ठीक है। तो यहां पर बेटा सबसे पहले तो सामान्य गोलकृमि, एस्केरिस और फाइलेरियल कृमि, ये दोनों बेटा इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक, इनसे कौन से रोग होते हैं। तो आंत परजीवी है एस्केरियासिस, जिससे मतलब एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जिससे एस्केरियासिस रोग होता है, ठीक है। इसके तो वो दिए, ठीक है। ये छोटी आंत को प्रभावित करता है ना। तो ये आंत का परजीवी है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या है बेटा? इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मसल्स में पेन होगा, फीवर आएगा, अनीमिया खून की कमी हो जाएगी, आंत का अवरोध हो जाएगा, मतलब आपका इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। चैट ऑफ नहीं हुआ है क्या? अब हो गया, ठीक है। इस परजीवी के जो अंडे होते हैं बेटा, अब क्योंकि ये आंत में पाया जाता है, तो जो भी संक्रमित व्यक्ति है जब वो मल त्याग करेगा, मतलब जब वो पॉटी जाएगा, तो उसके मल में बेटा इस एस्केरिस के अंडे जाएंगे, ठीक है। परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलेंगे, और इसी वजह से बेटा ये मल जहां जाएगा, पानी में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, वहां की बेटा ये फसलों को संदूषित करेगा। और ऐसी मिट्टी में उगने वाले जो भी फल फूल है बेटा, अगर उनका सेवन किया जाएगा तो उससे बेटा ये फैलेगा, ठीक है। तो संदूषित भोजन और पानी से फैलता है, छोटी आंत को अफेक्ट करता है। और इसके लक्षण देखो, फीवर तो ऑलमोस्ट सभी में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बेटा इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, छोटी आंत में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ब्लीडिंग की वजह से बेटा वो ब्लीडिंग आपके मल के थ्रू भी बाहर जाएगी, मतलब जो ब्लड है वो आपके मल के द्वारा भी बाहर जाएगा। और क्योंकि बेटा यहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो गई है, इस वजह से इनमें खून की कमी हो जाती है, और इसी खून की कमी को बेटा हम बोलते हैं अरक्तता। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं अरक्तता, यानी कि अनीमिया, ठीक है ना। तो इसके लक्षण अगर हम देखें, आ जाओ। तो सबसे पहले तो फीवर आएगा यहाँ पर, ठीक है, ज्वर मतलब कि फीवर आएगा। इसके अलावा बेटा इसमें आंतरिक रक्तस्राव होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, इसको हम बोलेंगे इंटरनल ब्लीडिंग होगी। और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अरक्तता हो जाएगी। अरक्तता मतलब अनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। अरक्तता मतलब खून की कमी हो जाएगी। साथ ही साथ बेटा पेशी पीड़ा मतलब मस्कुलर पेन यहाँ पर रहेगा,
आंती पीड़ा आप बोल सकते हो, पेट में दर्द रहेगा, ठीक है, पेशी पीड़ा रहेगी और आंत जो होगी वो ब्लॉक हो सकती है, तो आंत का अवरोध हो सकता है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है। ये बेटा इसके लक्षण हो गए, ठीक है। अगला है बेटा आपका एलिफेंटाइसिस, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, इसको हम फाइलेरिएटा या फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगला आपका कृमि जनित में ही आ जाएगा 9वां, जिसको हम बोलेंगे हाथी पांव, हाथी पांव, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस, या बेटा हम इसको बोलते हैं फाइलेरियासिस, फाइलेरिएटा, फाइलेरियासिस, ठीक है। इसका रोगजनक क्या है बेटा? तो इसका रोगजनक हो सकते हैं वूचरेरिया, बैनक्रॉफ्टी व वूचरेरिया मेलाई, ठीक है। तो वूचरेरिया, बैनक्रॉफ्टी एंड वूचरेरिया मलाई, ठीक है। ये किसको अफेक्ट करता है बेटा? तो ये अफेक्ट करता है आपकी लसिका गांठों को, ठीक है, ये अफेक्ट करता है लसिका गांठों को, लिम्फ नोड्स को, मुख्यतः जो जननांग के लिम्फ नोड्स हैं, जो जेनाइटल लिम्फ नोड्स होते हैं, लसिका गांठें आपके शरीर में जगह जगह पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी ज्यादातर जो निचले हिस्से में, जो पैरों की तरफ या जो जननांगों में जो लसिका गांठें होती हैं, उनको प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये कैसे फैलता है बेटा? तो ये भी आपका संदूषित भोजन और पानी से ही फैलेगा, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, संदूषित भोजन व जल से, ठीक है, ये भी आपका संदूषित भोजन और जल से फैलता है, ठीक है। इसके जो वाहक होते हैं बेटा, वो होते हैं मच्छर, इसके वाहक होते हैं कौन से? मादा क्यूलेक्स मच्छर। अब क्या होते हैं वाहक, वो भी बता देता हूँ, क्यूलेक्स, ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर बेटा इसके वाहक होते हैं, या संवाहक बोल सकते हो आप, वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं बेटा? तो क्योंकि ये पहली बात तो ऐसा नहीं है कि वूचरेरिया शरीर में गया और कल आपको एलिफेंटाइसिस हो गया, नहीं, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक मतलब इसको होने में सालों लग जाते हैं, ठीक है, ये एक चिरकालीन रोग है, इसको होने में सालों लग जाते हैं, इसलिए बेटा हम इसको बोलते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर। गो एंड टेक योर गन, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि ये एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, चिरकालीन रोग है, जिसमें लसिका गांठें प्रभावित होती हैं। इसको हाथी पांव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें लसिका गांठें प्रभावित होती हैं और जो लसिकांग होते हैं वो सूज जाते हैं, ठीक है ना। इवन जो पैर होता है वो ऐसा फूल जाता है, जो जननांग अफेक्ट होते हैं वो भी बेटा फूल जाते हैं, हाथी जैसा ऐसा मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, इसलिए हम इसको हाथी पांव बोलते हैं। तो जल्दी से एनसीईआरटी इसके एग्जैक्ट लक्षण देख लेते हैं, ये तो अपना प्रोटोजोआ भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है? तो एनसीईआरटी कहती है वूचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वूचरेरिया मेलाई, इनको बेटा हम फाइलेरियल कृमि कहते हैं। ये मैंने आपको वहां पे ही पढ़ाया था प्राणी जगत में, ठीक है। ये बेटा आपके अर्धपाद की लसिका वाहिनियों को प्रभावित करता है, उनके अंदर ये धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालीन शोथ रोग है। दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबे समय तक अंदर ही अंदर जो लसिका वाहिनियां हैं उनमें ये बढ़ते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और तब जाकर के बेटा ये अपने लक्षण दिखाते हैं, ठीक है ना। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं और ये हाथी पांव या श्लीपद भी इसको हम बोलते हैं, या फाइलेरियासिस इस नाम के रोग फैलाते हैं। जन्य अंग भी अक्सर इस रोग में प्रभावित हो सकते हैं,
ठीक है, तो जननित अंग भी इसमें प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती है, मतलब एक पैर पतला एक पैर एकदम हाथी जैसा। और रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, रोगवाहक, ठीक है, मादा में भी मादा क्यूलेक्स मच्छर, तो वो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसके यहाँ पे अलग से लक्षण नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन मैं लिख देती हूँ। सबसे पहली बात यह है, एक दीर्घकालिक रोग है। दीर्घकालिक मतलब क्रोनिक डिसऑर्डर है, दीर्घकालिक, ठीक है, दीर्घकालिक मतलब क्रोनिक, कई सालों तक बेटा ये आपके लसिका वाहिनियों में पड़ा रहेगा, तब जाकर के ये अपने लक्षण दिखाएगा। ठीक है, यह है पश्चपाद व जननांगों को प्रभावित करता है, जननांगों को प्रभावित करता है, जिसके कारण विकृतियां हो जाती हैं। ठीक है, जिनको ये प्रभावित करेगा उनमें विकृतियां हो जाएंगी, उनकी आकृति बदल जाएगी, और थोड़ी बहुत नहीं, काफी अच्छी आकृति उनकी बदलेगी दूसरे की तुलना में। वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका कृमि जनित आपके एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन की, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे प्रोटोजोन की, फिर ये खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, डेंगू और चिकनगुनिया भी पढ़ाना है, एक बार ये लिख लो जल्दी से, फिर डेंगू और चिकनगुनिया भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। डेंगू और चिकनगुनिया भी बेटा आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना। चलिए, डन। यस यस बेटा, हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। डन है सबका। नेक्स्ट है बेटा आपका 10वां रोग, हम देखेंगे। आई कांट लिसन राइट नाउ। नेक्स्ट हो गया बेटा आपका, ये है आपका कवक जनित रोग। कवक जनित मतलब फंगल इन्फेक्शन, ये फंगस के द्वारा होता है, और इसमें आ जाएगा बेटा आपका रिंगवर्म। अब रिंगवर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, इन सबसे बेटा ये होता है, ये आपके स्किन को अफेक्ट करता है, आपके स्कैल्प को अफेक्ट कर सकता है, दाद बोलते हैं इसको, है ना। रिंगवर्म इज दाद, खाज, खुजली, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, इसको हम बोलते हैं दाद, या रिंगवर्म बोलते हैं इसको हम। ठीक है, दाद किससे होता है बेटा, इसका जो रोगजनक है वो है आपका माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम
ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन या एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्माफाइटॉन, ये सारे के सारे बेटा आपके कवक है। ठीक है, किस अंग को प्रभावित करता है बेटा? तो ये स्किन को, आपकी त्वचा को प्रभावित करता है। ये आपकी स्कैल्प को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये जो मतलब सफेद सफेद होते हैं जिससे बाल उगते हैं, स्कैल्प को प्रभावित करता है। त्वचा में भी अगर हम बात करें बेटा तो उंगलियों के बीच की जो जगह होती है, ठीक है, जैसे ये उंगली है, उंगली के बीच की जो जगह, ठीक है, हाथों की हो, मेनली पैरों की, ठीक है, क्योंकि हाथ तो हम प्रॉपर रेगुलर वॉश करते हैं, लेकिन बच्चा है वो मिट्टी में खेल के आ रहा है, मम्मी कहेंगी जा पैर धुल के आ जा, तो बच्चा जाएगा अपना पैर तो धुल के आ जाएगा, लेकिन पैर उसने कितने अच्छे से धोया है, उसकी पैरों की छोटी छोटी उंगलियों के बीच में जो मिट्टी जमा है, उस मिट्टी में हो सकता है फंगस हो सकता है। ठीक है ना, तो वहां पे उसके पैरों में। इसके अलावा ग्रोइन में, ग्रोइन क्या होते हैं बेटा? जांघों का जो कॉर्नर होता है उस एरिया में बेटा ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो सीधी बात है, दाद, खाज, खुजली। जहां कहीं भी बेटा आपको दाद होगा, रिंगवर्म होगा, सबसे पहले तो वहां की जो स्किन होगी वो सूखी सूखी सी हो जाएगी। ठीक है, वहां की स्किन में आपको खुजली बहुत होगी। ठीक है, वहां पर रेडनेस हो सकती है, और सूखी स्किन होने की वजह से वहां पर जो स्किन मतलब सूखी होने की वजह से वहां पर स्किन में बहुत खुरदरापन सा आ जाएगा। ठीक है, ये इसके लक्षण है। अब ये फैलता कैसे है? तो फैलना, जो भी संक्रमित व्यक्ति है जिसको फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप उसका टॉवल, अब जैसे किसी को सर में इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, आप अगर उसकी कंघी यूज करते हैं आपको हो सकता है। ठीक है, अगर आप उसके पहने हुए कपड़े, उसका यूज किया हुआ टॉवल यूज करते हैं तो वो फंगल इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। ठीक है, तो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा खतरनाक है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपकी स्किन, त्वचा, और त्वचा में भी मुख्यतः कहां पर? मुख्यतः अंगुलियों या उंगलियों के बीच, और ग्रोइंस को हम क्या बोलते हैं? स्कैल्प को हम क्या बोलेंगे यार? ये मेरे को तो हिंदी बड़ी दिक्कत कर जाती है कभी कभी ऐसे शब्दों में। आ जाओ पहले पढ़ ही लेते हैं ना। तो यहां पर क्या होगा बेटा? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, ये सारे के सारे बेटा आपके फंगस है। ठीक है, जो दाद के लिए जिम्मेदार है। यह संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य है। शरीर के अलग अलग भाग जैसे कि त्वचा, ठीक है, नाखून और शिरोवल्क, शिरोवल्क के स्कैल्प, ठीक है ना, जिसको शिरोवल्क मतलब सिर का जो मतलब वो जो सफेद सफेद जो दिखता है जिसके ऊपर बाल उगते हैं, उसको बेटा हम बोलते हैं स्कैल्प। यस, ठीक है, तो यहां पर बेटा इसको ये अफेक्ट करता है। यहां पर होता क्या है बेटा? जो आपकी स्किन है या जहां पर भी अफेक्ट कर रहा है बेटा, वो ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, वहां पर ड्राइनेस की वजह से वो स्केली हो जाएगी, है ना, ऐसे रफ सी आपको दिखाई देगी, और यहां पर खुजली बहुत होती है। ठीक है, इस रोग के ये प्रमुख लक्षण है। इन विक्षतियों में तेज खुजली होती है। ठीक है, तेज खुजली होना। ऊष्मा और नमी कवकों को त्वचा के जो फोल्ड्स होते हैं जैसे ग्रोइन या पादंगलियों के बीच, उनको बीच में पनपने में मदद करते हैं। फैलता कैसे बेटा? तो या तो मिट्टी से, जो बच्चे मिट्टी में खेलने गए वहां पर फंगस ग्रो कर रही हो, या संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, कपड़े या कंघी का प्रयोग करने से ये फैलते हैं। ठीक है, तो त्वचा, नाखून और शिरोवल्क। अंगुलियों के बीच, नाखून, शिरोवल्क, शिरोवल्क इज स्कैल्प। ठीक है, और ग्रोइंस में भी यहां पे लिख देती हूँ ग्रोइंस। ग्रोइंस बेटा मैंने आपको बताया जांघ के बीच में, ठीक है ना। अब ये फैलता कैसे है? तो भाई संक्रमित व्यक्ति के या तो ऐसे लिखो संक्रमित मिट्टी से, वो मिट्टी जहां पर ये
कवक है ना, बच्चा मिट्टी में खेल कर आया, उसने पैर अच्छे से धुले नहीं और मिट्टी उसकी अंगुलियों के बीच में फंसी रहेगी, हो सकता है उस मिट्टी में फंगस हो। ठीक है, तो संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित मिट्टी से या संक्रमित व्यक्ति के उपयोग किए गए तौलिए, कंघी, कपड़े आदि से बेटा ये फैल सकता है। ठीक है, अब लक्षण क्या है इसके, तो अभी मैंने आपको बताया, लक्षण में जो भी त्वचा होगी बेटा वो ड्राई हो जाएगी, एकदम ड्राई हो जाएगी, है ना। इसके अलावा बेटा वहां पे शल्की हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, रफनेस सी आ जाएगी। ठीक है, उनमें तेज खुजली होगी। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन में खुजली बहुत होती है, इचिंग होगी। ठीक है, ये इसके लक्षण हो जाएंगे। यहां पर खत्म होते हैं आपके फंगल इन्फेक्शंस। आखिरी है बेटा आपका प्रोटोजोआ जनित की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शंस में, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोअल रोग कौन कौन से हो जाएंगे बेटा आपके, तो प्रोटोजोआ जनित में आ जाएगा बेटा आपका सबसे पहले तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है अमीबियासिस, अमीबियासिस, अमीबियता, अमीबियता, अमीबियासिस। ठीक है, इसका रोगजनक कौन है बेटा, इसका रोगजनक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, अब ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो ये बेटा आपकी बड़ी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, पुरानी, यस, ये आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे फैलता है, सेम संदूषित भोजन। और टेस्ट का सिलेबस बता तो दिया नरेंद्र, कितनी बार जानोगे बेटा, पूरा मानव जनन आएगा, हैं। ठीक है, ये बेटा यहाँ पे रटना है आपको, इसमें कुछ क्या बीमारी है, कैसे होती है, क्या उसके, ये आपको रटने वाली चीज है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको होमवर्क में कर लेना, पर ना तुम लोगों को तो वो छोटे बच्चे हो ना, चम्मच से बिल्कुल ऐसे मुंह तक लेकर के खिलाओ तभी खेलोगे, इसीलिए बोलते हैं इतनी बोरिंग हो जाएगी क्लास। हाँ मैम, आज मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या क्लास बंद, अच्छा मैं क्लास बंद कर दूं? भाई तेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं क्यों बंद करूं? मेरे को तो आज नहीं तो कल ये पढ़ाना ही है, तो मेरे को तो टाइम पे सिलेबस खत्म करना है, तो मैं तो पढ़ाऊंगी ना। यस मम्मा पेन। ठीक है, कैसे फैलता है, वही सेम संदूषित भोजन। हाँ आ जाओ बेटा, संदूषित भोजन और पानी से। तो एनसीईआरटी, मानव की वृहत आंत में, बड़ी आंत में बेटा पाए जाने वाले एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसके प्रोटोजोन, मतलब एंटमीबा हिस्टोलिटिका नाम का प्रोटोजोन है जिससे अमीबियासिस होता है। ठीक है, इसको हम अमीबी अतिसार बोल देते हैं। ठीक है, कोष्ठबद्धता, इसमें क्या होगा, कब्ज होगा। ठीक है, पेट में दर्द रहेगा, इठन होगी बहुत ज्यादा, मल के साथ, ये मैंने कल भी बताया था, मल के साथ श्लेष्मा और रक्त निकल सकता है। ठीक है, ये इसके मुख्य लक्षण हो गए। फैलता कैसे बेटा, तो घरेलू मक्खियां बेटा इस रोग की शारीरिक वाहक होती हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल और उसके खाद्य पदार्थों तक लेकर जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो लोग दुकानों पर समोसा, जलेबी, कचौड़ी खुले में रखते हैं, मत खाया करो, क्योंकि उस खुली हुई जलेबी, समोसे, कचौड़ी पे आकर के मक्खियां बैठती हैं। अब वो मक्खियां कहां बैठ करके आई है तुम्हें नहीं पता। ठीक है ना, तो खाने का मन है, खूब खाओ जलेबी, समोसे, कचौड़ी किसी ने मना नहीं किया है। मैम स्केली का क्या मतलब होता है बेटा, देखो स्केली
अरे यार, इसके लिए अभी जैसे सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों में कई बार क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। अगर आप उस ड्राई स्किन के ऊपर प्रॉपर लोशन या ऑयलिंग ना करो, तो वो धीरे धीरे ऐसी ना रफ सी हो जाती है, ऐसे आप उसको खुजली करो तो ऐसे खर 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 आवाज आती है, हाँ या नहीं। तो यहां पर बेटा जो ये खर खर आवाज आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो जो लीजन है वो स्केली हो गया है। सेम इसी तरीके से शल्की हो गया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से बेटा फंगल इन्फेक्शन में भी होता है, ठीक है। शारीरिक वाहक अभी बता रहे हैं बेटा शिवांगी। तो मक्खियां क्या है बेटा? मक्खियां इस अमीबियासिस के जो लार्वा या एग होते हैं, उनको बेटा जो मिट्टी में जो पॉटी वगैरह पड़ी हुई है, जिसको अमीबियासिस है, उसके मल के द्वारा श्लेष्मा और रक्त निकल रहा है, तो उस मल में जो भी श्लेष्मा रक्त है या जो भी अमीबियासिस, ये आपके एंटोमीबिया स्टिलेटिका के जो भी लार्वा वगैरह एग वगैरह हैं, वो मक्खी वहां पर बैठेगी और वहां से आकर के बैठ जाएगी वो खुले में जो भी खाने पीने का सामान रखा है। तो उस चीज को अगर आप खाओगे तो आपके अंदर भी वो जाएगा ना एंटोमीबिया स्टिलेटिका, तो आपको अमीबियासिस हो सकता है, ठीक है। तो ये फैल किसकी वजह से रहा है? इसका एंटोमीबिया हिस्टोलिटिका का वाहक कौन है? तो इसका संवाहक या इसका वेक्टर कौन है बेटा? इसका वेक्टर है घरेलू मक्खियां। इसीलिए बेटा बोलते हैं खाने पीने की हर चीज को ढक कर रखो, इवन अपने घर में भी, ठीक है ना, हर चीज को ढक करके रखो। तो आ जाओ। फैलता कैसे? अगेन संक्रमित संदूषित भोजन और पानी से, जो भी संक्रमित भोजन और पानी है, पानी से, ठीक है। और इसके वाहक कौन है बेटा? इसके वेक्टर कौन है? इसके वेक्टर हैं आपके घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खियां, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है बेटा? तो कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, कब्ज हो गया। इसके अलावा बस व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? उदरीय पीड़ा, पेट में दर्द रहेगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा कब्ज हो गया, उदरी पीड़ा हो गई, फिर मल के साथ रक्त व श्लेष्मा स्राव, ठीक है। मल के साथ रक्त और म्यूकस का सिक्रीशन होगा, और क्या है, यही सब इसके लक्षण हो गए, ठीक है, आदि। ये आपकी बड़ी आंत को प्रभावित करता है। वैसे क्या आप इज वॉचिंग इन कैमरा, नो कीप इट ऑन योर हेड। डन। ये बेटा आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम प्रोटोजोआ में ही अगला पढ़ेंगे, मलेरिया। कम Happy birthday to you. Who's happy birthday? Vasu's happy birthday. Okay. No, and watch your TV. Done. हो जाए तो बेटा बता देना जल्दी से। Take your scooter and get out. Done. Take your scooter and out. Out. Done. Noted. इसके बाद बेटा प्रोटोजोआ जनित में ही अगला है आपका मलेरिया, ठीक है, 12वां है आपका मलेरिया। मलेरिया में हम अलग से इसको पढ़ेंगे, इसको हम टेबल में नहीं लिखेंगे। तो मलेरिया के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो मलेरिया का रोगजनक क्या है, किससे फैलता है ये मलेरिया, कौन फैलाता है? तो इसका रोगजनक जो है बेटा, जो पैथोजन है बेटा, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की ना कई सारी प्रजातियां होती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, अच्छा
हैप्पी बर्थडे वासु। लगा रहता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है ना। तो 4 स्पीशी होती हैं इसकी, पी वाइवैक्स, पी ओवेल, पी मलेरी एंड पी फैल्सीपेरम। इनमें बेटा जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये सबसे ज्यादा घातक है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा घातक है। ठीक है, इससे जो होता है उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। मतलब इससे होने वाला मलेरिया जानलेवा हो सकता है। ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है बेटा ये कतई जानलेवा होता है, कतई जहर है ये। ठीक है ना। दूसरा बेटा रोगजनक हो गया। अब ये रोगजनक आपके शरीर तक पहुंचता कैसे है? तो इसका जो वाहक होता है, रोगजनक इज पैथोजन। ठीक है, अब इसका जो वाहक है ये प्लाज्मोडियम आपके शरीर तक कैसे पहुंचता है? तो इसका जो वाहक होते हैं बेटा वो होते हैं मादा एनाफिलिस मच्छर। और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि खून चूसने का अधिकार केवल और केवल हम औरतों को ही है, फिर चाहे वो मानव औरतें हों चाहे मच्छर औरतें हों। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब अरे भैया कोई नहीं है, वासु का बर्थडे चालू रहते हैं ऐसे। शिट 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 शिट। 1 मिनट है ना, बस 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। मैं 1 मिनट के लिए क्लास को रोक रही हूँ, आप जब तक ये लिख लो प्लीज।
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मेरा कट में फोन, यस आगे बेटा। ठीक है, ये हो गया वाहक, ये हो गया रोगजनक। अब ये जो इसका रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम, छुट्टी कर दो प्लीज, क्यों भाई अभी तो बहुत टाइम है ना। इसका जो रोगजनक होता है बेटा प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक होता है। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम ये डाइजेनेटिक होता है। डाई मतलब दो, ठीक है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है कि इसको लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, लाइफ साइकिल मतलब इसको अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए। ठीक है, डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, जीवन चक्र के लिए, या ऐसे लिखो, जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए दो होस्ट चाहिए। अब ये होस्ट क्या होते हैं, होस्ट की हिंदी बताओ यार। दो परपोषी चाहिए, दो परपोषी चाहिए। ठीक है, अब ये दो परपोषी कौन से होते हैं बेटा, तो इसका प्राइमरी होस्ट जो होता है, प्राथमिक परपोषी बेटा वो होता है जिसके अंदर ये अपनी सेक्सुअल साइकिल पूरी करते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी होस्ट होता है बेटा, प्राइमरी होस्ट होता है इसका मादा एनाफिलिस मच्छर, और द्वितीयक होस्ट, द्वितीयक परपोषी कौन होता है इसका, सेकेंडरी होस्ट कौन होता है बेटा, सेकेंडरी होस्ट जिसके अंदर ये अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक होस्ट जिसके अंदर ये लैंगिक जनन करते हैं, और लैंगिक जनन करते हैं बेटा ये मादा एनाफिलिस मच्छर में, मादा एनाफिलिस मच्छर में। और द्वितीयक परपोषी जिसके अंदर ये अलैंगिक जनन करते हैं, और अलैंगिक जनन करते हैं बेटा मनुष्य में। ठीक है, तो ऐसे सभी आपके रोगजनक जिनको दो होस्ट चाहिए, दो शरीर चाहिए, दो परपोषी चाहिए अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, उनको बेटा हम डाइजेनेटिक पैथोजन बोलते हैं, डाइजेनेटिक रोगजनक बोलते हैं। डाइजेनेटिक की हिंदी मुझे नहीं पता, द्विआनुवांशिक जो भी है। ठीक है, एक प्राथमिक परपोषी, दूसरा द्वितीयक परपोषी। प्राथमिक परपोषी वो होता है जिसके अंदर ये लैंगिक जनन करते हैं जैसे मादा एनाफिलिस मच्छर। द्वितीयक परपोषी वो होता है जिसके अंदर ये अलैंगिक जनन करते हैं। मैं ना इसको यहां से हटा देती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, है ना, सब मिक्स हो रहा है ना। एक मिनट रुक जाना। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल मलेरिए, और यहां लिख देती हूँ मैं आखिरी वाला प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से क्या होता है बेटा, इससे होता है मैलिग्नेंट मलेरिया जो कि जानलेवा होता है। ठीक है, इससे होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, और ये मैलिग्नेंट मलेरिया बेटा आपका जानलेवा होता है। ठीक है ना, क्लियर है अभी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बेटा इस मलेरिया की पूरी, इस प्लाज्मोडियम की पूरी साइकिल होती कैसे है। तो यहां पर ये मॉस्किटो में क्या हो गया, मॉस्किटो की पूंछ निकल आई। ठीक है, हाँ मॉस्किटो, मॉस्किटो वेयर क्या पशु, पापा विल स्कोल्ड यू। नेक्स्ट इज बेटा हम इसकी जरा लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। इसकी लाइफ साइकिल पढ़ने के लिए पहले आप ये चित्र में यहाँ पर रख लेती हूँ, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं इससे समझाऊंगी, उसके बाद में इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करूंगी। ठीक है, फिर नहीं, मैं लिखवा भी दूंगी साथ ही साथ। देखो होता क्या है, पहले ना आप वो समझ लो, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी समझाऊंगी। एक मादा एनाफिलिस मच्छर जो संक्रमित है, संक्रमित मतलब उसके अंदर प्लाज्मोडियम जो पैथोजन है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, उसके अंदर उसकी संक्रमित अवस्था यानी कि स्पोरोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनना बेटा, होता क्या है, जो आपका मादा एनाफिलिस मच्छर है, ठीक है, जो आपका
मादा एनाफिलिस मच्छर है, संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर। इसको हमने संक्रमित क्यों बोला बेटा? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम जो आपका पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी है, उसकी संक्रमित अवस्था इसके लार्वा में उपस्थित है। लार्वा में, मच्छर के लार्वा में उपस्थित है, और उस संक्रमित अवस्था को हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। वो किसके लिए संक्रमित है? हमारे लिए संक्रमित है, ठीक है ना। वो स्पोरोजोइट्स हमारे लिए संक्रमित हैं, वो हमें उससे संक्रमण फैलाएंगे, ठीक है। अब जब भी ये मादा एनाफिलिस मच्छर आके हमें काटेगा, अच्छा मच्छर का काटना मतलब हमारा खून चूसना, तो जब भी ये मादा एनाफिलिस मच्छर आके हमारा खून चूसेगी तो उसके लार में जो स्पोरोजोइट्स हैं वो हमारे रक्त में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जब भी ये मादा एनाफिलिस मच्छर आकर के हमारा खून चूसेगी तो उसकी लार में उपस्थित स्पोरोजोइट्स हमारे रक्त में आ जाएंगे, और हमारे रक्त से बेटा पहुंच जाएंगे हमारे यकृत में, हमारे लिवर में। हमारे लिवर में, क्योंकि हम द्वितीयक परपोषी हैं, तो हमारे लिवर में बेटा ये अलैंगिक जनन करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। अलैंगिक जनन जब होगा हमारे लिवर में, तो ये अपनी अलैंगिक जनन से अपनी गिनती बढ़ाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, अपना गुणन करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब यकृत कोशिकाएं वो फट जाएंगी। यकृत कोशिकाओं के फटते ही ये स्पोरोजोइट्स पहुंच जाएंगे हमारे रक्त में, ठीक है। और हमारे रक्त में बेटा ये फिर से अलैंगिक जनन करेंगे, और हमारे रक्त में जब ये अलैंगिक जनन करेंगे तो हमारे आरबीसीज भी फटेंगे, हमारी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो भी फटेंगी, और उनके फटने से बेटा एक रसायन निकलता है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? नोट नहीं हुआ है तो लो, नोट कर लो। उसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। जो हीमोजोइन निकलता है, मलेरिया का एक बहुत ही क्लासिक फीवर होता है, हर 48 घंटे में, मतलब हर तीसरे दिन बुखार आता है, और जब बुखार आता है तो इतनी जोर से बुखार आता है, एकदम से कपकपी आएगी, फिर एकदम इतना सारा पसीना आएगा, फिर ठंडा लगेगा, फिर उसके बाद फिर 48 घंटे मतलब हर तीसरे दिन इस तरीके का बुखार आएगा। नॉर्मल बीच में कुछ नहीं होगा। तो बुखार से ही समझ जाएगा, जैसे आप जाओगे ना डॉक्टर के पास कि मुझे बुखार आया था परसों, बहुत तेज कपकपी आई थी, फिर मेरे को आज फिर बुखार आया, डॉक्टर समझ जाएगा मलेरिया, वो कहेगा जाओ फीवर पैनल लगा दो, मलेरिया एंटीजन, ठीक है, और से मलेरिया पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए अब बेटा ये बुखार क्यों आया? जब आरबीसीज फटे और हीमोजोइन नाम का रसायन आपके रक्त में निकला, हीमोजोइन के कारण बेटा ये आपको बुखार आता है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके रक्त में ये बाकी आरबीसीज को भी प्रभावित करेंगे, और आपके रक्त में गेमिटोसाइट्स नाम की कोशिकाएं बन जाएंगी। क्या? गेमिटोसाइट्स। ये गेमिटोसाइट्स मच्छर के लिए संक्रमित है। अब आपके रक्त में गेमिटोसाइट्स है। अब कभी भी अगर एक सामान्य मादा एनाफिलिस मच्छर, सामान्य मतलब जो संक्रमित नहीं है, जब ये सामान्य मादा एनाफिलिस मच्छर आकर के आपको काटेगा या आपका खून चूसेगी, उस समय पर बेटा क्या होगा? उस समय पर ये सामान्य मादा एनाफिलिस मच्छर, सामान्य मतलब ये संक्रमित नहीं है, जब ये आपका खून चूसेगी तो आपके शरीर में, आपके रक्त में उपस्थित जो गेमिटोसाइट्स हैं वो मच्छर के अंदर चले जाएंगे, और मच्छर के गट में, उसकी आहार नाल में जाकर के बेटा ये निषेचन करेंगे, ठीक है। निषेचन करने के बाद जो ऊकाइनाइट बनते हैं, इसमें ऊसाइट बनते हैं, आप समझ लो, वो बेटा जाकर के इसकी गुहा में फैलते हैं, और उसी गुहा के थ्रू उसकी लार में जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं स्पोरोजोइट्स के नाम से। और अब ये संक्रमित अगर किसी अगले व्यक्ति को काटेगी तो स्पोरोजोइट्स उसके खून में चले जाएंगे। इस तरीके से बेटा ये साइकिल चलती है, ठीक है। देखो ऐसे लिखो, संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर, संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर। इसको हमने संक्रमित क्यों बोला? क्योंकि इसकी लार ग्रंथि में क्या है? इसकी लार ग्रंथि में स्पोरोजोइट्स है। क्या है? स्पोरोजोइट्स, ठीक है। जब ये क्या बोलेंगे, एक मनुष्य को काटेगी तो स्पोरोजोइट्स जो है, स्पोरोजोइट्स मनुष्य के
रक्त में प्रवेश करेंगे। ठीक है, और रक्त से बेटा ये पहुंच जाएंगे मनुष्य के या मानव के यकृत में। ठीक है, मानव के यकृत में। और यकृत के अंदर बेटा, ये यकृत है, यकृत में ये अलैंगिक जनन करेंगे। क्या करेंगे? अलैंगिक जनन, जिससे ये अपना गुणन करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। कहाँ? यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करेंगे। कहाँ? यकृत कोशिकाओं में इनका गुणन होगा, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। और गुणन के बाद बेटा यकृत कोशिकाएं जो है वो फटेंगी। यकृत कोशिकाएं फटेंगी और इनके फटने से बेटा ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं में प्रवेश करेंगे। ठीक है, जब ये लाल रुधिर कणिकाओं में प्रवेश करेंगे तो वहां पर भी ये अलैंगिक जनन करेंगे। ठीक है, इसमें भी ये अलैंगिक जनन करेंगे और अलैंगिक जनन के चलते आपके जब आरबीसीज फटेंगे, ठीक है, आरबीसीज फटेंगे तो एक हीमोजोइन नाम का केमिकल आएगा। हीमोजोइन रसायन निकलेगा और इसी हीमोजोइन रसायन के कारण बेटा क्या होगा? बुखार आएगा। ठीक है, जिसके चलते क्या होगा? बुखार आएगा। ठीक है, और इसके अलावा बेटा रक्त में गेमिटोसाइट्स घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? गेमिटोसाइट्स। ठीक है, अब ये गेमिटोसाइट्स जब भी कोई सामान्य मादा एनाफिलिस मच्छर काटेगी तो उसमें प्रवेश करेंगे कौन? ये गेमिटोसाइट्स। और इस मादा एनाफिलिस की आहार नाल में, आंत में ये निषेचन करेंगे और जो स्पोरोजोइट्स हैं, ये स्पोरोजोइट्स बनेंगे बेटा, ये स्पोरोजोइट्स जाकर के इसकी लार ग्रंथि में संग्रहित हो जाएंगे। समझे या नहीं? ठीक है, समझे या नहीं बेटा? अभी तक एनटीए ने कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया तो मत मरो यार। अगर एनटीए कोई ऐसा अनाउंसमेंट करेगा तो तुम्हें बताया जाएगा। समझे कि नहीं? खुद ही लगे रहते हो, एनटीए टेंशन नहीं दे रहा, तुम खुद ही टेंशन लिए बैठे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैंने सुन लिया, मैं आज जलवा दूंगी, क्यों नहीं डाली मुझे नहीं पता। ठीक है, तो समझ में आया? तो या तो कोई इंसान जिसको मलेरिया हो गया हो वो मच्छर को संक्रमित करेगा, या कोई मच्छर, मादा एनाफिलिस मच्छर जिसकी लार ग्रंथि में स्पोरोजोइट्स हैं, वो इंसान को संक्रमित करेगा। इस तरीके से बेटा इसकी साइकिल चलती है। जल्दी से ये आप लिख लीजिएगा। यस, डन। I'll give you weight. डन। ये बेटा पूरी साइकिल है। अब इसी की मैं एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूंगी। ठीक है, ये जल्दी से लिख लीजिएगा। मैम डैंड्रफ भी फंगल इन्फेक्शन है क्या? इसका इलाज देखो, डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन नहीं है शायद, आई एम नॉट श्योर।
नहीं, डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। सर्दियों की वजह से होता है, ड्राइनेस की वजह से होता है, बट फंगल इन्फेक्शन पता नहीं, मतलब नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। डैंड्रफ फंगल इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? हो भी सकता है, पता नहीं। इसका इलाज क्या है बेटा? तो डैंड्रफ के लिए ना एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं, अच्छे मेडिकेटेड शैम्पूज आते हैं। ये जो आते हैं ना टीवी में, क्लिनिक प्लस ले लो, एंटी डैंड्रफ, ये सब बकवास होते हैं, ठीक है ना। मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं, उनको हफ्ते में अगर आप एक भी दिन यूज करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हाँ मैम, मॉस्किटो के काटने से एड्स फैलता है क्या? बेटा ये ना एक रिसर्च का विषय है। कई सारे किताबें बोलती हैं कि अगर मच्छर ने किसी एड्स संक्रमित व्यक्ति को काटा है, HIV संक्रमित को, और वही मच्छर आकर के आपको काटता है, तो हो सकता है ना ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट तो हो ही रहे, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स इसके फेवर में हैं, बहुत सारी बुक्स इसके फेवर में नहीं है, ठीक है। चलो, टेलीग्राम का लिंक यार डाला तो है आज मैंने, वहां इंस्टाग्राम पे देख लूंगी, मैं स्टोरी पे डाला है, बाकी मैं बता दूंगी। मुझे पता नहीं है, उन लोगों ने भेजा, मैंने एज इट इज लगा दिया, अभी देखना पड़ेगा, दे दूंगी। चलिए, कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए? देर आर सो मेनी शैम्पूज फॉर डैंड्रफ यार, देखने पड़ेंगे मुझे, कल बता दूंगी पक्का। डन। हेड एंड शोल्डर कैसा मैम जी? राम भक्ति बहुत बेकार है, ये मैं बता रही हूँ ना, जितने ये टीवी में ये दिखाते हैं, ये एंटी डैंड्रफ है, ये एंटी हेयर फॉल है, ये है, ये वो है, ये हेयर ग्रोथ शैम्पू, ये सब बकवास है। अगर ऐसी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ट्राई मेडिकेटेड शैम्पूज प्रॉपरली डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंडेड होते हैं, वो ट्राई करिए। अरे नहीं है यश मेरी एनिवर्सरी, कब तक मनाओगे यार? डन डन। चलिए, अब एनसीईआरटी इसकी रीड कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होते हैं, जैसा भी हमने देखा था अमीबियासिस। आपने मलेरिया के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। ऐसा रोग जिससे मनुष्य, मतलब अफ्रीका में मलेरिया बहुत कॉमन है, अफ्रीका में बहुत मौतें होती हैं मलेरिया के कारण, ठीक है ना। तो प्लाज्मोडियम नाम का एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोआ है जो इस रोग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। प्लाज्मोडियम की कई सारी प्रजातियां होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। ओवेल, 4 प्रजातियां ये मेन है, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो होता है बेटा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे होने वाला मैलिग्नेंट सबसे ज्यादा मतलब गंभीर है, और ये खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालें तो संक्रमित मादा एनोफिलिस जो होता है, जब ये मानव को काटती है तो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं बेटा, वो मानव के शरीर में घुस जाते हैं, ठीक है। जिसके चलते जब स्पोरोजोइट्स मानव के शरीर में घुस जाते हैं बेटा, तो ये हमारे लिए संक्रामक रूप है। नीट में आ चुका क्वेश्चन है, मानव के लिए संक्रमित अवस्था कौन सी है? प्लाज्मोडियम की, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। शुरुआत में जो परजीवी है, ये यकृत में अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, फिर जब यकृत कोशिकाएं फट जाती हैं, फिर ये लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जब बेटा फटती हैं, तब इनमें से एक टॉक्सिन निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन, और ये हीमोजोइन बेटा प्रत्येक 3 से 4 दिन में निकलता है, ठीक है। जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल में आने वाले हाई ग्रेड फीवर के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो मलेरिया का जो बुखार आता है, वो बुखार आता ही इसलिए है कि आरबीसीज फटे तो बेटा हीमोजोइन निकला, ठीक है। जब मादा एनाफिलिस मच्छर, अब ये मादा एनाफिलिस मच्छर जो कि सामान्य है, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को अगर काटेगी तो ये परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और ये परजीवी का नाम क्या है बेटा? यहां पे होते हैं गेमिटोसाइट्स, ठीक है। तो गेमिटोसाइट्स मच्छर के लिए संक्रमित अवस्था है, स्पोरोजोइट्स मानव के लिए संक्रमित अवस्था है, ठीक है। और उनका आगे का परिवर्धन मच्छर के अंदर होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणुज बन जाते हैं। जीवाणुज मतलब
गेमिटो मतलब oocytes बन जाते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से संक्रमित अवस्था है, जो कि उसकी लार ग्रंथियों में जाकर के ये जीवाणु मतलब स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं और उनकी लार ग्रंथियों में जाकर के जमा हो जाते हैं। जब ये मच्छर किसी मानव को काटेगा तो ये जीवाणुज उस मानव के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना, डन। और इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना वापस से शुरू हो जाएगी। जिस मानव को काटेगा उस मानव के शरीर में ये सारी घटनाएं होंगी, फिर उसके अंदर गेमिटोसाइट्स बन जाएंगे। जो नॉर्मल मादा एनाफिलिस मच्छर उस संक्रमित व्यक्ति को काटेगा, ये गेमिटोसाइट्स उसके अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है, और वापस से उसके अंदर जीवाणुज बनेंगे, ठीक है। तो मादा एनाफिलिस इसका रोगवाहक है, जो कि रोग का प्लाज्मोडियम का संचरण करती है, ठीक है। आप स्टार्टिंग की एक दो चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे रोगजनक क्या होते हैं। रोगजनक जिनको हम बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। पैथोजन क्या होते हैं बेटा, ये बीमारी फैलाने वाले, ये क्या है, बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये कवक हो सकते हैं, या ये कृमि हो सकते हैं, ठीक है। इनको हम बोलेंगे रोगजनक, ठीक है। दूसरा होते हैं बेटा आपके वाहक, या इनको हम संवाहक भी बोल देते हैं, या वेक्टर्स। ये क्या होते हैं बेटा, तो वाहक संवाहक वेक्टर्स जो होते हैं ये रोगजनक को परपोषी तक पहुंचाने वाले जीव होते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकते हैं बेटा, होते हैं जैसे आपका मादा मच्छर हो गए, ठीक है, मादा एनाफिलिस, मादा क्यूलेक्स, मादा मच्छर हो गए, ठीक है। इसके अलावा मक्खियां हो गई, ठीक है। इसके अलावा चूहे हो गए, चूहे के काटने से ही प्लेग होता है, क्योंकि ये यर्सीनिया पेस्टिस को लेके घूमते हैं। फिर आता है परपोषी, क्या होते हैं, परपोषी जिनको हम बोलते हैं होस्ट। तो परपोषी रोगजनक जिन्हें संक्रमित करते हैं उन्हें बेटा परपोषी कहते हैं। जैसे हम परपोषी हुए, ठीक है, तो संवाहक रोगजनक को हमारे अंदर लेकर के आते हैं, जैसे कि मानव, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, सरल भाषा में अगर हम बात करें तो जो भी रोगजनक है, या तो वो डायरेक्ट प्रवेश कर जाएगा किसी भी परपोषी के अंदर, किसी भी परपोषी यानी कि होस्ट के अंदर, ठीक है, या वो रोगजनक किसी वाहक के द्वारा परपोषी में प्रवेश करेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जल्दी से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो या तो वाहक रोगजनक सीधा किसी परपोषी में प्रवेश कर सकता है, या वो किसी वाहक की मदद से परपोषी में प्रवेश कर सकता है। आज की क्लास में इतना। कल की क्लास में हम डेंगू और चिकनगुनिया पढ़ेंगे, ये भी विषाणु जनित होते हैं, थोड़ा बहुत ही देखना है इनके बारे में। फिर हम बात करेंगे कि रोगों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम कल शुरू कर देंगे आपका इम्यूनिटी, मतलब की प्रतिरक्षा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना। अच्छा, एनसीईआरटी क्या बोलती है वो भी पढ़ ही लेते हैं ना, इसका परिचय वाला भाग जो है। तो मानव में सामान्य रोग में एनसीईआरटी क्या कहती है कि अनेका एक जीव, जिसमें कि जीवाणु हो गए, आपके विषाणु हो गए, कवक हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, कृमि हो गए, ये सब बेटा मनुष्य में रोग पैदा करते हैं, और इन्हीं को हम रोगजनक यानी कि पैथोजन कहते हैं। इसलिए ज्यादातर परजीवी जो होते हैं, पैरासाइट्स, ज्यादातर परजीवी बेटा रोगजनक होते हैं, जो हमसे ही पोषण लेते हैं और हम ही को बीमार करते हैं, क्योंकि ये परपोषी के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति पहुंचाते हैं। रोगजनक जो होते हैं बेटा, ये हमारे शरीर में कई तरीके से प्रवेश कर सकते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है, जिसके चलते हमारी आकृतिक या हमारे कार्य करने की जो प्रकृति है वो बदल जाती है। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वो परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर ले।
तो अगर रोगजनक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर के वातावरण के हिसाब से अनुकूलन नहीं करेगा बेटा, तो हो सकता है वो मरी जाए। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जो रोगजनक आंत में प्रवेश करते हैं उनको आंत के अंदर जो अपना पीएच होता है और स्टमक में अपना जो पीएच होता है, स्टमक में अपना पीएच कैसा होता है, स्टमक में बहुत एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक 2-2.5 पीएच होता है ना, तो उसके हिसाब से उसको अपना अनुकूलन करना पड़ेगा कि वो पीएच में ना मर जाए। ठीक है, और इसी तरीके से हमारी पूरी आहार नाल में जो पाचक एंजाइम्स हैं उनसे उनको बचाव आना चाहिए। रोगजनक जीवों के भिन्न भिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उनके होने वाले रोगों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और उनका कैसे हम निरोध कर सकते हैं, कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो ये एलिफेंटाइसिस हो गया, देखो हाथी पाँव, ये आपका दाद खाज खुजली, ये तो बहुत नॉर्मल है। अब इनको रोका कैसे जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे कल। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़े बेटा, आज हमने पढ़े मानव में होने वाले सामान्य रोग एक एक करके। अब यही तुम लोग लिख लेते तो आसान हो जाता, पर कोई बात नहीं। आज आपको DPP 1 दी गई है, वो आप कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।